Hello everyone. Previous time I discussed about the 2-3 topics, that is clockwise and anti-clockwise moment, principle of moment and unit system, and few numericals. Okay, if you will get any problem in the numericals, so simply you can discuss to me personally. You can send SMS. I will explain all problems which will you send to me. One thing also I'm going to explain here, that equilibrium bodies. What very important topic? Equilibrium body. Equilibrium bodies. इक्विलिब्रियम से आप समझ ही रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है. एक बात याद रखिए कि जो इक्विलिब्रियम होता है हिंदी में हम कह सकते हैं इक्वल. जैसे कि आप सर्दियों में टेकिंग बात के लिए जाते हैं, पानी को ज्यादा गर्म कर लेते हैं, ठीक है, वो आपके नहाने के लायक नहीं होता, तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा वार्म अप करने के लिए, वार्म कंडीशन मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कंडीशन में लाने के लिए उसमें ठंडा पानी मिलाते हो, तो वो एक स्टेट मिल जाती है उसकी. ठीक है, वो एक स्टेट मिलेगी जिस स्टेट पे आप उसको यूज कर सकते हैं प्रॉपरली. तो स्टेट कौन सी होती है, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. इसी तरीके से अब हमारा चैप्टर फोर्स है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सब चीजें हम वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मोशन. तो सिंपली वी विल कनेक्ट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट विद मोशन. तो आई कैन से हियर वी हैव टू काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम. वन इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. One is the static equilibrium or second is what, dynamic equilibrium. So you can understand here by static means body are at rest और dynamic means body are at motion. Clear ना. तो अब माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा आपको भी, स्टैटिक में जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो हम उसको कैसे बोले कि वो इक्विलिब्रियम में है. अगर बॉडी डायनेमिक में है, वो मोशन में है, तो उस टाइम पे हम कैसे बोले कि बॉडी जो आपका है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो ये दोनों चीजें हम इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, वो चीज अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है रेस्ट. अब कैसे आप लोगों को कनेक्ट करना है इस रेस्ट टर्म को इक्विलिब्रियम से, वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको सोचेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे. ठीक है, अब एक बात सुनिए, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग होता है. बच्चे थोड़ा सा समझ के करिए, सब चीजें रट्टा क्रैमिंग से नहीं हो सकता. ठीक है, जब आप थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीजों को माइंड में एग्जाम्पल के मीन्स फॉर्म में समझेंगे और उनको एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में फीड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को फिजिक्स में कुछ ना आए. आप लोग सब कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल पार्ट भी प्रॉपरली कर लेंगे, मीन्स आप सब कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल से तो जोड़िए फिजिक्स को. अब स्टैटिक का मुझे नहीं पता, डायनेमिक का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इन चीजों को एग्जाम्पल से जोड़ूंगा, और जब मैं इनको एग्जाम्पल से जोड़ूंगा तो आप डेफिनेशन अपनी बुक से खुद सीख सकते हैं. मेरा तो काम आपको समझाना है बस यहाँ पे. क्लियर. तो यहाँ पे क्या कंडीशन लेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम एक बॉडी को ले लेते हैं. ये आपकी कोई बॉडी है, दिस इज योर बॉडी. ओके, मीन्स आई कैन से दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर स्क्वायर. वन थिंग ऑल्सो, इफ आई वॉन्ट दिस बॉक्स टू पुल और टू पुश, तो माई चॉइस इज देयर. मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, तो मैं इस पे कहीं भी फोर्स लगा सकता हूं. ऊपर नीचे नहीं लगा सकता बस. ठीक है, ऊपर लगाऊंगा तो ये हवा में फ्लोट करेगा, नीचे लगाऊंगा तो ये जमीन में घुस जाएगा, और जमीन के अंदर तो मैं घुस के फोर्स लगाने का कोई चांस ही नहीं. या तो मैं इसको फॉरवर्ड खींच सकता हूं, या मैं इसको इधर की साइड धकेल सकता हूं, या जो भी कर सकता हूं. तो मुझे ये बताना है मतलब कैसे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा. अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में डिस्कस किया था कि अगर आप इसको पुश करना चाह रहे हैं तो वो फोर्स आपका कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स होता है आपका एक्शन फोर्स. कौन सा फोर्स होता है, वो एक्शन फोर्स. और जो इसके रिस्पॉन्स में खुद से आता है वो फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स. वेट होता है, वेट तो हमेशा इसका एक्ट करता है नीचे की तरफ, और वेट के अपोजिट में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन. यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए आपको मैंने शायद यू कैन टेक हेल्प ऑफ सेकंड वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल काइंड फोर्सेस विच विल एप्लीकेबल ऑन द बॉडी. राइट.
तो वन बेसिक थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर मीन्स when anybody, when you will take anybody, this is a pen, this is a diary, okay, this can be the all out, any example you can take, right? Then how will you take? If this is a this is your diary, तो I can say this is a like a rectangle, clear? अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये मूव नहीं करेगा, तो उधर से कोई फोर्स आ रहा है जिसको रोक रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स आता है। अब ये बॉडी जमीन में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज इसको हवा में ऊपर की तरफ खींचे हुए है, लेकिन वो दिख नहीं रही, वो फोर्स शूडो फोर्स है, हवा में दिख नहीं रही, तो वो जो फोर्स ऊपर की तरफ होगा वो तुम्हारा फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। मैंने आपको पहले बताया था जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों फोर्स आपके शूडो फोर्स होते हैं। शूडो का मतलब होता है इमेजिनरी फोर्स, जो ऐसे फोर्स जो रियल में काम तो करें, उनका इन्फ्लुएंस हमें समझ तो आए, लेकिन उनका रियल लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता। वी कैन नॉट से दे आर द मीनिंग ऑफ ऑल द बोथ टर्म्स, बट बोथ आर एक्सप्लेनेबल, वी कैन एक्सप्लेन बोथ थिंग्स प्रॉपरली, एनीथिंग एल्स, तो वी कैन से दिस कैन बी द शूडो फोर्स। तो आई एम इंक्लूडिंग हियर टू फोर्सेस, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। देखो फोर्स हम यहां नहीं लगा रहे, देखो अगर हम यहाँ पे एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, हाथ दुखने लग गया, अगर हम यहाँ पे एक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो हमें दिखता नहीं है। हमें तो पता है अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है, लेकिन हमें तो थोड़ा कुछ समझना है कि जब हम इसको उधर की साइड फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट में एक फोर्स आ रहा है जो कि आपको फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ठीक है। अगर बॉडी जमीन के अंदर नहीं जा रहा तो हमें पता है उसको सरफेस रोके हुए है, लेकिन हम एक चीज और इंक्लूड करते हैं कि उसके ऊपर एक और फोर्स है, जो फोर्स ऊपर की तरफ है वो फोर्स आपका कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बगैर हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम इन दोनों फोर्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इंक्लूड करने का मतलब क्या है? उनका कुछ ना कुछ मीनिंग डिफाइन हो रहा है। तो जो चीजें नहीं है लेकिन उनका मीनिंग डिफाइन होता है, डिफाइनेबल होता है, तो हम वहां पे उनकी कुछ डिफिनेशन होते हैं, तो वहां पे उनको शूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। मैंने एक बार और बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें इंक्लूड करनी है कि जो आपका अपने यहाँ पे एक्शन फोर्स अप्लाई किया, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये आपका वेट और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब एक बात सुनिए, मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल और लिया था कि मान लेते हैं कि आपको कोई सेंटर पॉइंट है, ये एक आपकी रस्सी है, ये रस्सी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। 10 बंदे इधर से खींच रहे हैं, 10 बंदे इधर से खींच रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट आपका ना तो इधर जा रहा ना आपका पॉइंट इधर जा रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट एक ही जगह पे रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट पे, बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड वी आर गेटिंग सेम फोर्स, वी आर गेटिंग सेम फोर्स फ्रॉम बोथ साइड। तो इसका मतलब क्या है? ये उधर भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस पे किसी तरीके का फोर्स ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड के फोर्सेस इक्वल हैं। तो सेम चीज यहां पे है, अगर आपने इधर से एक्शन फोर्स अप्लाई किया और उधर से फ्रिक्शन फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो उधर ही जा रहा ना ये उधर ही जा रहा, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे है ना, तो एक ही पॉइंट पे, तो आई कैन से हियर बोथ साइड फोर्सेस आर इक्वल, यानी कि एक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ फोर्सेस आर इक्वल हियर, ओके। तो वन कंडीशन। सेकंड थिंग, इसी तरीके से अब देखो, ये जो बॉक्स है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अब ये बॉक्स जमीन के अंदर नहीं जा रहा, हवा में भी नहीं उड़ रहा, तो इसका मतलब ये उसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो आई कैन से हियर वेट इज इक्वल टू व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन, ओके और नॉट ओके। तो व्हेन both condition means action force is equal to friction force, weight is equal to what? normal reaction। जब ये मतलब चारों फोर्सेस इस तरीके से आपस में इक्वल हों तो बॉडी आपका किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा? रेस्ट पे, यानी कि कितना मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो, वो सारा का सारा फोर्स इस बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका कोई मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका देखो, आपने कितना मर्जी बॉडी रेस्ट पे है, मान लिया आपने यहाँ पे कोई कार है, मान लेते हैं कोई कार है, कार को बंदे धकेल रहे हैं, पहले बंदे ने धकेला, कार मोशन में नहीं आया, दूसरे बंदे ने धकेला तभी कार, तीसरे बंदे ने धकेला तो भी कार मोशन में नहीं आया, चौथे बंदे ने धकेला तो भी कार मोशन में नहीं आया। तो उस फोर्स का मीनिंग क्या है? भाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मोशन में लेके आने के लिए, अब बॉडी मोशन में नहीं आ रहा तो फोर्स का कोई मीनिंग ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे? पहले बंदे ने फोर्स लगाया प्लस दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया तो 2 फोर्स हो गए, तीसरे बंदे ने लगाया
चौथे बंदे ने लगाया, चाहे जितने मर्जी लगाए, तो जब फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में नहीं आया तो सभी फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर सभी फोर्सेस का सम जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बॉडी आपका रेस्ट पे है और रेस्ट पे है। तो इस रेस्ट स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन वी अप्लाई अ नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी, तो on that time body will not get its motion state, body will remain its rest state, so we can say this is the static equilibrium. And these two pairs you will write in the exam also, means in this case action force, friction force, action force, friction force and weight and normal reaction both are equal in this cases, so we can say body is in its static equilibrium. What a static equilibrium. तो इसके बाद में इसके दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों पॉइंट, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक का मीनिंग तो आपको समझ ही आ रहा है कि बॉडी किस में आपकी मोशन में है, बॉडी किस में है, मोशन में है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ऐड हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी मोशन में है और इक्विलिब्रियम ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी मोशन में और इक्विलिब्रियम कहां से आ रहा है। तो हम वही प्रीवियस एग्जांपल लेंगे इसके लिए, एग्जांपल के बेस पे हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये आपको कोई बॉडी है तो हम इसको एग्जांपल के बेस से करेंगे। तो हमें पता है इसमें जो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की साइड और इधर की साइड, इधर लगा रहे हो आप फोर्स, ओके ओके, और इसके अपोजिट में एक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो आपका एक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका इधर की साइड है वेट, और ये आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब एक बात सुनो, बॉडी रेस्ट पे है, कब है रेस्ट पे, जब चारों फोर्स, ये फोर्सेस के इक्वल है, ये फोर्सेस के इक्वल है, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। अब उसने बोला बॉडी मोशन में है, किसमें, बॉडी मोशन में। एक बात सुनिए, बॉडी जब अगर बाय चांस देखो, अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी या तो इधर की साइड मूव करेगा या इधर की साइड मूव करेगा, क्या वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नहीं। एक बात सुनिए, जब आपने देखा होगा, ये आपके पास एक, मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर एक्शन फोर्स है, इधर फ्रिक्शन फोर्स है, तो इन दोनों का काम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कभी कभी ट्रेन जमीन में घुस के तब बाहर निकल के आए, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रैक ऐसा है तो हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी आपका, ट्रेन आपका नीचे नहीं जाता कभी, जमीन के अंदर कभी उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर बॉडी आपका ट्रेन जमीन के अंदर नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है, अगर वेट देखो, ट्रैक के ऊपर स्टेबल होकर बॉडी चल रहा है तो इसका मतलब बॉडी नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, जो उसके ऊपर वेट अप्लाई है, वेट है जो बॉडी का, ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों फोर्स तो इक्वल हैं, इन दोनों की हम बात ही नहीं करेंगे, इन दोनों की हमें बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। सेकंड थिंग, अगर फ्रिक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स दोनों इक्वल रहे तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स दोनों एक तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे आपका ये कोई चीज ग्राउंड पे रखी है, इसका कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है, ठीक है, ये जितना इसके साथ लगा रहता है तो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट की वजह से आपका कौन सा, कॉन्टैक्ट की वजह से कौन सा फोर्स आता है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आता है। अब एक बात सुनिए, ये अगर आपका एक्शन फोर्स है, यहाँ पे ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, वी कैन से दिस इज द एक्शन फोर्स एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। एक बात सुनिए, बॉडी मोशन में है तो कहने का मतलब क्या है, अभी एक्शन और फ्रिक्शन फोर्स बराबर नहीं है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, आप एक्शन फोर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, एक्शन फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, एक्शन फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लिमिट आएगी कि आपका बॉडी मोशन में आना शुरू कर देगा, किस में आना शुरू कर देगा, बॉडी मोशन में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने एक्शन फोर्स को बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स का इन्फ्लुएंस वहां पे कम हो गया, तो कहने का मतलब बॉडी का कांटेक्ट ब्रेक हो गया जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से था। अब वो कांटेक्ट ब्रेक होगा तो बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, मोशन करना शुरू कर दिया। अब बॉडी जैसे ही चलना शुरू करेगी तो इसका मतलब क्या है, भाई एक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो एक्शन फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो गया और एक्शन फोर्स आपने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, समझ गए। अब एक चीज और सुनिए, मैं जो छोटी चीज आपको समझा रहा हूं। अब एक बात सुनिए, जैसे आप ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, अब ट्रेन जब आपने चलाया तो आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा,
अब इंजन ने पावर लगाया, उसने फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके मोशन करना शुरू किया। तो जैसे मोशन करना शुरू किया, अब आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, और जैसे आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा है तो कहने का मतलब क्या है कि आपने ट्रेन की जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उसको आपने डिक्रीज नहीं किया, ना ही आपने इंक्रीज किया, वो आपने अब 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे एक्सेलरेशन को सेट कर दिया। ठीक है, अब एक बात सुनिए, जैसे आपने 50 मीटर पर सेकेंड पे उसको सेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी एक ही स्पीड से चलेगी, इंजन एक ही फोर्स अप्लाई करेगा, और जब बॉडी के ऊपर इंजन एक ही फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका मतलब एक्शन फोर्स उस पर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। एक्शन फोर्स उस पर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट हमें जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें हमेशा सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी जब बॉडी ट्रेन मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आने के बाद हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। हमने उसकी एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इक्वल वेलोसिटी या इक्वल ये स्पीड पर यूनिट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपने क्या कर दिया, उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मतलब एक्सेलरेशन क्या कर दिया, उसकी एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कर दिया। और जैसे आपने उसकी एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म किया, तो कहने का मतलब क्या है, जिस स्पीड से इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ट्रैक के साथ जितना बॉडी का मोशन चल रहा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ट्रैक से उसको फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मान लेते हैं अगर आपने कोई भी फोर्स अप्लाई किया, वो 10 न्यूटन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन मिल रहा है, तो इसका मतलब बॉडी मोशन में है। अब आप जब तक 10 न्यूटन अप्लाई करते रहोगे तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में आपको 5 न्यूटन ही मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट एनी चेंजेस इन द मोशन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गए ना, ये तो है, ये तो थे ही फिक्स। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी किस मोशन में आएगी, यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म में आ जाएगी तो बॉडी उस एक ही स्पीड के साथ मूव करेगी। तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम उसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके थे, एक आपका था स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड आपका कौन सा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और बोथ केसेस हियर रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न द थिंग्स प्रॉपर्ली। Okay or not okay? So one thing, basic thing I discussed here means static equilibrium and the dynamic equilibrium. Main and important 2 points are here. Listen here. Number 1, in this case dynamic, we are taking here. अब ये थोड़ी ना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बॉडी सर्कल में भी मूव कर सकता है। ठीक है, बॉडी किस में मूव कर सकता है, सर्कल में। अब देखो ट्रांसलेटरी, मैं पहले ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है कि अगर आप बॉडी के ऊपर जितने मर्जी फोर्स अप्लाई करें, 1 2 3 4 5 50 जितने भी, तो उन सब फोर्सेस का सम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। समझ गए ना, ये पहली कंडीशन है ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन यू अप्लाई many force on the object and body remain at rest, so you can say sum of all forces equal to 0. Second point, अगर बॉडी सर्कुलर रोटेशन करता है, रोटेटरी पाथ कवर करता है, तो रोटेशन के टाइम पे जब बॉडी रोटेशन घूमेगा तो उस टाइम पे तुम फैन का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने प्रॉपर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी है तो उस टाइम पे बॉडी रोटेट कर रहा है, तो बॉडी की जो स्पीड रहेगी, ये बाद में बताऊंगा, आप स्पीड लोगे वेलोसिटी लोगे मैं बाद में बता दूंगा। तो बॉडी जो आपकी स्पीड रहेगी वो स्पीड हमेशा कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। तो ये 2 कंडीशन है, बॉडी रेस्ट पे है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। अगर बॉडी सर्कुलर रोटेशन में मूव कर रहा है तो बॉडी की जो स्पीड है वो हमेशा कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी सर्कुलर मोशन में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गिव वन एग्जांपल व्हिच हैज देयर यूनिफॉर्म स्पीड, यू कैन टेक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बॉडी के पास क्या रहेगी, यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यू कैन से। ठीक है, तो बॉडी हमेशा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वे में मूव करेगी, तो वो आपका सर्कुलर मोशन ही होता है कि रोटेटरी मोशन में बॉडी का हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी कैन से ऑलवेज एट ऑल पॉइंट स्पीड विल बी इक्वल। वी कैन से एट दिस पॉइंट
2 meter per second, at this point also 2 meter per second, at this point also 2 meter per second, or at this point also 2 meter. At all points body speed will remain same. Okay. Means we have 2 points. Number one is the I was saying about 2 points there. The resultant of all the translatory forces acting on the rigid body should be 0. देखिए एक बात यहाँ पे क्या क्लियर कर रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी शुड बी 0. जब आपके पास कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, उस टाइम पे जब आपके पास क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है सभी के सभी फोर्सेस का वो 0 हो जाता है. किस केस में जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है. कौन सा कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन. अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये देखिए, ये आपका कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्सेज अप्लाई करो. तो मैंने आपको पहले बताया था F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0. ओके. और सेकंड काइंड मोशन भी 2 तरीके का होता है. ये तो आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो गया. अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, कौन से मोशन की बात करें, सर्कुलर की, तो सर्कुलर के केस में आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेना है. देखिए जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है, ये सर्कुलरली रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या होगा, द रिजल्टेंट of moment of force of the rotational force acting on the body, rigid body, around the turning point or the axis of rotation should be 0. In other words, all the clockwise should be the all the anti-clockwise. तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, अगर मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करें तो अपर फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस, और उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगा. देखो ये आपका, देखो अगर मैं ये देखूं, ये आपकी कोई रोड है ए बी, ये मैंने आपको प्रिंसिपल मोमेंट में डिस्कस किया था. देखो अगर यहां पे वजन आएगा तो इधर वाले क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो ये रोटेटरी तो हो गया. अगर ये नीचे आएगा, अगर बाय चांस देखो इसका वजन कम है, इस पॉइंट का वजन ज्यादा है, तो ये पॉइंट इधर की तरफ आएगा, मतलब ऐसे की तरफ रोटेट करेगा. तो कहने का मतलब ये जो इधर वाला फोर्स है और ये इधर वाला फोर्स है, तो दोनों के दोनों रोटेटरी मोशन के अंदर क्या रहेंगे, आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे. क्यों, क्योंकि आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का सम इक्वल टू क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा. तो कहने का मतलब क्या है, इधर वाले मोमेंट ऑफ फोर्स और इधर वाले मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का सम क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा. और ये चीज आप वहां से समझ लीजिए, मैंने जो आपके पीछे वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया. दोबारा देखिए, जितने भी ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में सभी फोर्सेस का सम 0 होता है. रोटेटरी मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस का सम क्या होता है, 0 होता है. मान लेते हैं ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको मान लेते हैं τ1, ये इधर वाला क्या है, ये τ2. तो दोनों के दोनों का जो सम है वो इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो इसके अंदर भी है अभी आपके टोटल सभी फोर्स, मतलब कहने का मतलब क्या है, τ1 इक्वल टू τ2, तो दोनों के दोनों आपके इक्वल रहेंगे ना. तो आपका क्या हो जाएगा, τ1 माइनस τ2 इक्वल टू 0. तो ये आपका दोनों पॉइंट्स का मीनिंग है. ओके.